हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ जिसमें हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 17 नवंबर 2025 के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाली हमारी सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि हमारे सेशन की खासियत ये है कि ना सिर्फ हम करंट अफेयर्स पे फोकस करते हैं बल्कि हम रिवीजन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हर पेपर में करंट अफेयर्स का अब एक अच्छा खासा वेटेज होता है। अगर आप करंट अफेयर्स के सेक्शन में अच्छा स्कोर करेंगे तो आपका ओवरऑल स्कोर भी इंप्रूव होगा। ठीक है। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि एटलीस्ट 10 से 15 दिन आप हमारी इस क्लास को करके देखें। इसका रिजल्ट आप अपने मॉक टेस्ट और एग्जाम्स में ज़रूर देखेंगे। ठीक है। तो विद दिस नोट चलिए आज की क्लास हम शुरू कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हमारी जो अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है 2025 के लिए। साथ ही अगर आप पिछले 8 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहते हैं जिसमें कि जनवरी से लेके अगस्त 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ई बुक भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये एक छोटा सा सैम्पल है हमारी अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने वेल एक्सप्लेन किया है। हम यहाँ पर हाइलाइट्स का यूज़ करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, स्टैटिक जीके का और पिक्चर्स का, ताकि आपको हर क्वेश्चन की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके और आप लॉन्ग टर्म तक इन क्वेश्चंस को याद रख सकें। ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम में पिछले 6 से 7 महीने का एटलीस्ट करंट अफेयर्स ज़रूर पूछा जाता है। ओके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको चेक कर लीजिएगा। ओके। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं और हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे क्विक रिवीजन के साथ। यानी कि एक दिन पहले हमने जो 12 क्वेश्चन किए होते हैं उसको यहाँ पर हम सरसरी निगाह से दोबारा रिवाइज करते हैं। ओके। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये सैटरडे के हैं, क्योंकि संडे के दिन हमारी जो है वो रिवीजन वाली क्लास होती है जिसमें हम पूरे हफ्ते के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं। अगर आप संडे वाली वीडियो हमारी देखना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर करिएगा, अदरवाइज ये वाले क्वेश्चन आपको सैटरडे वाली वीडियो में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 में पिछले 30 वर्षों यानी कि 1995 से लेकर 2024 तक के लिए भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो इस सूचकांक में हमें 9वां स्थान मिला है। सालाना इंडेक्स में भारत का स्थान था 15वां और इसमें टॉप 3 देश कौन से साबित हुए हैं। तो पहला है डोमिनिकन रिपब्लिक, दूसरा है म्यांमार और तीसरा है यहाँ पर होंडुरस। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किस संस्थान ने विकसित किया। इसको डेवलप कर लिया है IIT बॉम्बे ने। नेक्स्ट है, पुस्तक 1/12 को वर्ष 2025 में हिंदी भाषा के प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। इसके लेखक कौन हैं। तो इस किताब को लिखा है सुशील शुक्ला ने। इसको ये साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया इस साल का। नेक्स्ट था, नवंबर 2025 में केंद्र सरकार ने किस राज्य के 2 पारंपरिक लेपचा वाद्य यंत्रों तुंगबुक और पुमटोंग पुलितको को GI टैग से सम्मानित किया है। तो ये दोनों ही वाद्य यंत्र हैं सिक्किम स्टेट के, और इनको ये अवार्ड दिया गया यानी कि इनको GI टैग दिया गया है इन द कैटेगरी ऑफ संगीत वाद्य यंत्र श्रेणी। ठीक है। अगला था, भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया। तो ये है पंजाब। ठीक है। और इसी के साथ याद रखना है आपको कि नवंबर 2025 के एंड तक ये अपने सारे के सारे विलेजेस में भारत नेट योजना को लागू कर लेंगे। नेक्स्ट था, प्रमुख वैश्विक ऑटोमोटिव निकाय ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस्क कंस्ट्रक्टर्स डी ऑटोमोबाइल्स के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बन गए हैं। तो ये हैं शैलेश चंद्र। इसी के साथ इस बॉडी का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है। तो पेरिस में है। ठीक है। पेरिस कहाँ पर है, फ्रांस में। पेरिस में और कौन सी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, यूनेस्को का। ठीक है। नेक्स्ट है, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है। तो प्रथम पुरस्कार इसमें मिला है महाराष्ट्र को। टॉप 3 राज्य इसमें कौन से साबित हुए। पहले पे था महाराष्ट्र, दूसरे पे गुजरात और तीसरे पे हरियाणा। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा देश 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। तो ये देश है एथियोपिया। इसी के साथ हमने ये भी पढ़ा था कि COP31 जो है इसके लिए अभी होस्ट डिक्लेयर नहीं हुए हैं। इसके लिए अभी बेसिकली ऑस्ट्रेलिया देश और टर्की देश आपस में बिड कर रहे हैं कि कौन इसकी मेज़बानी करेगा। ठीक है। और COP30 ऑलरेडी हमने देखा है कि कहाँ पर हुई है। तो ब्राज़ील के बेलेम शहर में। ठीक है। तो COP30, 31, 32 सब याद रखिएगा। नेक्स्ट था, नवंबर 2025 में न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अपनाया है। तो इसको अपनाया है यूनेस्को ने।
नेक्स्ट है सनुरन मुथुसामी और लारा वोल्ड-वार्ड को अक्टूबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ अवार्ड्स का विजेता घोषित किया गया। ये दोनों किस देश से संबंधित हैं? तो दोनों ही प्लेयर्स यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही इस बार दक्षिण अफ्रीका को बिलोंग करते हैं, यानी अक्टूबर के लिए जो आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है वो दक्षिण अफ्रीका के दोनों प्लेयर्स को मिला है। नेक्स्ट है नवंबर 2025 में भारत के पहले आधुनिक फेरी टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो असम के गुवाहाटी में हुआ है और इसको डेवलप किया जा रहा है ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर। इसके बाद है नवंबर 2025 में विजयनगर काल के 103 छाप युक्त स्वर्ण सिक्के किस राज्य में खोजे गए हैं? तो तमिलनाडु स्टेट में। ठीक है, तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स थे हमारे सैटरडे के। अगर आप इनको डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं, हर क्वेश्चन को और ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं, तो आप हमारा सैटरडे वाला लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा। हमने उसमें बहुत अच्छे से हर क्वेश्चन को डिस्कस किया था। ठीक है, बाकी चलिए आज की क्लास अपनी शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बिहार असेंबली इलेक्शंस का रिजल्ट हाल ही में आया है और इसमें मेजॉरिटी वोट्स जो हैं वो किस पार्टी ने सिक्योर किया है? आंसर हो जाएगी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बहुमत हासिल कर लिया और ये मतगणना 14 नवंबर 2025 को मतगणना इसकी हुई थी। ठीक है, बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। बहुमत हासिल करने के लिए 122 विधायकों का समर्थन ज़रूरी होता है। यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 243 सीटों के लिए वोटिंग 2 चरणों में हुई थी, 6 नवंबर और 11 नवंबर। ठीक है, 1951 के बाद से हुए सभी चुनावों में सबसे ज़्यादा मतदान प्रतिशत 2025 में दर्ज किया गया और ये कितना था? लगभग 66.9%। ओके, मतगणना में सबसे ज़्यादा सीटें किसकी हैं? बीजेपी की हैं। ओके, इसी के साथ जनरल इलेक्शन टू द असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ट्रेंड्स एंड रिजल्ट्स हैं ये नवंबर के। आइए देखते हैं। बीजेपी की 89 सीट थी, जेडी की 85, आरजेडी की 25, एलजेपीआरवी की 19, इंडियन नेशनल कांग्रेस की 6, एआईएमआईएम की 5, एचएएमएस की 5 और अदर्स पे 9 सीटें थी। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल्ड आपका रिजल्ट है बिहार के इलेक्शंस का। ठीक है, चलिए हम कुछ बिहार के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। 2025 में किस वजह से बिहार न्यूज़ में आया, आइए देखते हैं। नवंबर 2025 में किस राज्य में स्थित गोगा बील झील को भारत का 94 नंबर का रामसर स्थल घोषित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि हाल ही में हमने देखा था कि इंडिया के अंदर 94th नंबर की रामसर साइट ऐड हो चुकी है और इसका नाम था गोगा बील झील और ये कहाँ पर लोकेटेड है? बिहार में। ठीक है, इसी के साथ याद रखना है कि बिहार का 6th रामसर साइट है। नेक्स्ट है बिहार चुनाव आयोग ने किस अभिनेत्री को बिहार आइकन फेस नियुक्त किया है? तो ये है नीतू चंद्रा। किस राज्य सरकार ने मुंगेर के सीताकुंड मेले को राजकीय मेला घोषित किया? तो ये स्टेट है बिहार। विश्व का 5वां और देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर खुलेगा? तो पूसा समस्तीपुर जिले में और ये बिहार में लोकेटेड है। अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी जिसका नाम रखा रुद्रास्त्र, इसका सफल परीक्षण कहाँ पर किया था? तो बिहार के रोहतास में। किस राज्य सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना की शुरुआत करी थी? तो बिहार सरकार ने ऐतिहासिक शहर गया का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका नाम रख दिया है गया जी। ठीक है, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो बिहार की कैपिटल पटना में। ठीक है, तो ये आपके 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार के करंट अफेयर्स हैं, यानी ये सारे रीजन है जिसकी वजह से बिहार न्यूज़ में आया और यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर आप BPSC का पेपर दे रहे हैं तब तो डेफिनेटली ये स्लाइड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का। 2026 का फिच हॉकी विश्व कप की संयुक्त मेजबानी कौन से देश करेंगे? 2026 का जो फिच हॉकी वर्ल्ड कप है इसको कौन सी कंट्रीज मिलकर होस्ट करेंगे? आपको ये बताना है। इंडिया, पाकिस्तान, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन, बेल्जियम और नीदरलैंड्स। ठीक है, ये मिलकर होस्ट करेंगे 2026 के फिच हॉकी वर्ल्ड कप को। इसके बारे में थोड़े से फैक्ट्स देखते हैं। कब से कब तक ये होगा? 15 से लेकर 30 अगस्त तक अगले साल, और इसको होस्ट करेंगे बेल्जियम और नीदरलैंड्स। मुख्य स्थान तो बेल्फियस हॉकी एरेना वेवरे और वैगनर स्टेडियम एम्स्टर्डम में ये लोकेटेड है और ये ही मुख्य स्थान होंगे जहाँ पर ये इवेंट होगा। टीमें यानी कि इसमें 16 पुरुष टीमें भाग लेंगी और 16 महिला टीमें। ओके, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की बात करते हैं। विश्व में जितने भी हॉकी के खेल होते हैं उसे फिच रेगुलेट करता है और इसकी स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के लुजाने में और इसके अध्यक्ष हैं तैयब इकराम। CEO कौन है? थियरी वेल। ठीक है, तो ये हो गया फिच के बारे में। करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन, बेल्जियम और नीदरलैंड्स ये होस्ट करने वाले हैं मिलकर 2026 का फिच हॉकी वर्ल्ड कप। इस साल की अगर हम बात करें तो एक इंपॉर्टेंट इवेंट अभी दिसंबर में होने वाला है फिच का, और कौन सा है ये? FIH मेंस जूनियर हॉकी
वर्ल्ड कप, ठीक है। और नवंबर में ही इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। रीज़न क्या है? क्योंकि इसको इंडिया होस्ट करेगा, ठीक है। और कब से कब तक होगा? 28 नवंबर को ये स्टार्ट होगा इवेंट और 10 दिसंबर तक लगभग चलेगा। तो आपको याद रखना है कि जो फिच का मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप है इसको कौन सा देश होस्ट करेगा, तो आंसर है यहाँ पे इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। किस एरोस्पेस कंपनी ने गगनयान मिशन के लिए इसरो को पहला ह्यूमन रेटेड L110 स्टेज विकास इंजन सौंपा है? कौन सी एरोस्पेस कंपनी है जिसने कि हैंडओवर कर दिया है अपना पहला ह्यूमन रेटेड L110 स्टेज डेवलपमेंट इंजन इसरो को? किस पर्पस के लिए? इनके गगनयान मिशन के लिए। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन, गोदरेज एरोस्पेस, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इन्होंने हाल ही में अपना पहला ह्यूमन रेटेड L110 स्टेज डेवलपमेंट इंजन हैंडओवर कर दिया है इसरो को। तो गोदरेज एरोस्पेस ने इसरो को पहला अपना ह्यूमन रेटेड L110 स्टेज विकास इंजन सौंप दिया है। ये इंजन LVM-3 रॉकेट को शक्ति प्रदान करेगा जिसके माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। LVM-3 भारत का सबसे भारी प्रक्षेपण रॉकेट है और गगनयान मिशन के लिए मुख्य लॉन्च वाहन है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। गगनयान का उद्देश्य क्या है? 3 सदस्यीय भारतीय दल को 3 दिनों तक निम्न पृथ्वी कक्षा में भेजना और इस मिशन की सफलता के बाद भारत स्वतंत्र मानव अंतरिक्ष उड़ान करने वाला चौथा देश बनेगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, इसको ध्यान में रखना है आपको। करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन यहाँ पर, गोदरेज एरोस्पेस। और इसी के साथ हमने पिछले दिनों इसरो के बारे में एक और न्यूज़ पढ़ी थी। इसरो का जो मंगलयान 2 प्रोजेक्ट है ये डिसाइड हो चुका है कि मंगलयान 2 प्रोजेक्ट इनका लॉन्च हो जाएगा 2030 में, ठीक है। और याद रखिएगा इसको किस रॉकेट की हेल्प से हम लॉन्च कर रहे हैं, तो MK3 LVM-3 रॉकेट, ठीक है। रॉकेट का नाम ज़रूर याद रखा करिए, रॉकेट एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। तो MK3 LVM-3 रॉकेट की हेल्प से मंगलयान 2 मिशन हमारा 2030 में लॉन्च हो जाएगा, ऐसा इसरो ने अभी रिसेंटली स्टेटमेंट दिया था। और इसी के साथ आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि जो हमारा निसार मिशन था उसको हमने किस सैटेलाइट की हेल्प से लॉन्च किया था पिछले दिनों। सब लोग अपने जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस महिला ODI क्रिकेट विश्व कप विजेता खिलाड़ी को हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो कौन सी वुमेन ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप विनर हैं जिनको कि ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन के लिए? आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन, शेफाली वर्मा, ठीक है। तो हरियाणा राज्य महिला आयोग ने महिला ODI क्रिकेट विश्व कप विजेता खिलाड़ी शेफाली वर्मा को साल 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर लिया। शेफाली वर्मा ने महिला विश्व कप 2025 के फाइनल्स में बेहतरीन प्रदर्शन करके देश का गौरव बढ़ाया था और ये घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर आयोजित एक समारोह में की गई है। शेफाली वर्मा को इसके लिए 1.5 करोड़ रुपए और ग्रेड A का खेल प्रमाण पत्र दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा शेफाली वर्मा जो है ये हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन की ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बन गई हैं। यहाँ पर हम ब्रांड एम्बेसडर्स की बात करेंगे तो इसमें पहला नाम आता है कैटरीना कैफ का, एक्ट्रेस कैटरीना कैफ, और ये हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनी है इसी साल मालदीव्स टूरिज्म के लिए, ठीक है। कई बार आपसे सिंपली पूछ लिया जाता है कि जो मालदीव्स टूरिज्म है उसके लिए कौन ब्रांड एम्बेसडर बनी, या फिर उल्टा करके पूछ लिया जाएगा कि कैटरीना कैफ कौन से देश के टूरिज्म को प्रमोट करेंगी, अब तो मालदीव्स को, ठीक है। इसी के साथ हमने दीपिका पादुकोण के बारे में बात करी थी अभी रिसेंटली कि ये अबू धाबी टूरिज्म के लिए ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं, यानी कि ये अबू धाबी टूरिज्म को प्रमोट करेंगी। और इनसे पहले इनके जो हस्बैंड हैं रणवीर सिंह, ये ऑलरेडी अबू धाबी टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर थे, तो दोनों हस्बैंड वाइफ अब मिलकर अबू धाबी के टूरिज्म को प्रमोट करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। नवंबर 2025 में राजस्व खुफिया निदेशालय ने किस ऑपरेशन के तहत मुंबई में लगभग 15.5 करोड़ रुपए मूल्य का सोना जब्त किया है? तो डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस टाइम टू टाइम बहुत सारे ऑपरेशंस लॉन्च करता रहता है और हाल ही में इन्होंने ऑपरेशन बुलियन ब्लेज नाम का ऑपरेशन चलाया था, जिसके अंतर्गत इन्होंने 15.5 करोड़ रुपए तक का सोना जो है वो बरामद किया है मुंबई शहर से, ठीक है। तो राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा मुंबई में लगभग 15.5 करोड़ रुपए मूल्य का सोना जब्त करने के लिए चलाए गए ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन बुलियन ब्लेज। इस ऑपरेशन के तहत DRI ने सोने की तस्करी, उसे गुप्त भट्टियों में पिघलाने और परिष्कृत सोने को अवैध रूप से ग्रे मार्केट में बेचने में शामिल एक बड़े संगठित गिरोह का भांडाफोड़ किया है, ठीक है। तो DRI ने ऑपरेशन बुलियन ब्लेज को चलाया था मुंबई में और इसके अंतर्गत इन्होंने सोने को बरामद किया है, ओके। इसी तरह इन्होंने पिछले दिनों लॉन्च किया था दिवाली के मौके पर ऑपरेशन फायर ट्रेल, ठीक है। इसके बारे में हमने बात करी थी। ऑपरेशन फायर ट्रेल क्यों इन्होंने लॉन्च किया था?
ताकि जो चाइना से लाए हुए इलीगल क्रैकर्स हैं उनको बरामद किया जाए, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन फायर ट्रेल को किसने लॉन्च किया है, तो DRI ने, या उल्टा करके पूछ सकते हैं कि ऑपरेशन फायर ट्रेल को किस पर्पज़ के लिए लॉन्च किया गया था, तो दिवाली में चाइनीज़ क्रैकर्स को बरामद करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। कुंचला कैवलियर रेड्डी को अमेरिका में टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज के प्रतिष्ठित अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना गया, वो किस राज्य से संबंधित हैं? तो कुंचला कैवलियर रेड्डी जो हैं इनको सेलेक्ट कर लिया गया है प्रेस्टिजियस एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज के इन द US, और ये बिलोंग करती हैं आंध्र प्रदेश स्टेट को, ठीक है। तो कई बार जो चर्चित लोग होते हैं उनका स्टेट भी पूछ लिया जाता है क्योंकि उनकी वजह से स्टेट का नाम रोशन हुआ है, तो आंध्र प्रदेश को ये बिलोंग करती हैं। आंध्र प्रदेश की 17 साल की कुंचला कैवलियर रेड्डी हैं। इनको संयुक्त राज्य अमेरिका में टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज के प्रतिष्ठित अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना गया है, और ये 4 साल का प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो 2026 से लेकर 2029 तक फ्लोरिडा में होगा, और प्रशिक्षण में प्रतिभा दिखाने के बाद चयनित होने वाले छात्र 2029 में अंतरिक्ष यात्रा पर भी जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा ये आंध्र प्रदेश को बिलोंग करती हैं और इनको हाल ही में सेलेक्ट किया गया है फॉर द प्रेस्टिजियस एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज, कहाँ पर, US में, ठीक है। इसी तरह से जो भी हमारे ग्रैंड मास्टर्स होते हैं उनका भी स्टेट बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, और हाल ही में हमने देखा था कि इंडिया को 91st इनका ग्रैंड मास्टर मिल गया है, और इंडिया के 91st नंबर के ग्रैंड मास्टर हाल ही में कौन बने हैं, इनका नाम है राहुल VS, ठीक है। इनका स्टेट ज़रूर याद रखिएगा, ये तमिलनाडु को बिलोंग करते हैं। इसी साथ अगर हम थोड़ा सा और पीछे चलें, 90th नंबर का ग्रैंड मास्टर देखें तो हमारे 90th नंबर के जो ग्रैंड मास्टर हैं इनका नाम है इलम पार्थी AR, ठीक है, और ये चेन्नई को बिलोंग करते हैं, यानी कि ये भी तमिलनाडु से हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्टेट ज़रूर पता होना चाहिए किसी भी इंपॉर्टेंट चर्चित पर्सनैलिटी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। संकटग्रस्त ऑलिव रिडले कछुओं को संरक्षण और तटीय मछुआरा समुदायों का समर्थन करने के लिए किस एप्लीकेशन ने टेक फॉर नेचर पुरस्कार जीता है? कौन सी एप्लीकेशन है जिसको टेक फॉर नेचर अवार्ड मिला है, किस रीज़न की वजह से? इन्होंने क्योंकि एंडेंजर्ड ऑलिव रिडले टर्टल्स को कंजर्व करने की कोशिश की है और कोस्टल फिशिंग कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर फिशर फ्रेंड, ठीक है। ये एक एप्लीकेशन है और इसको इस साल का टेक फॉर नेचर अवार्ड दिया गया है। संकटग्रस्त ऑलिव रिडले कछुओं के संरक्षण और तटीय मछुआरा समुदायों का समर्थन करने के लिए फिशर फ्रेंड मोबाइल एप्लीकेशन ने टेक फॉर नेचर पुरस्कार को जीत लिया है। यह एप्लीकेशन MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन द्वारा विकसित किया गया, जो मछली पकड़ने वाले समुदायों को जानकारी और सहायता प्रदान करता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, फिशर फ्रेंड, ओके। यहाँ पे हमने बात करी है ऑलिव रिडले टर्टल्स की, और याद रखिएगा कि इनकी कौन सी कैटेगरी है IUCN रेड लिस्ट में। तो IUCN की रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ऑलिव रिडले टर्टल्स वल्नरेबल की कैटेगरी में है IUCN रेड लिस्ट में। इसी के साथ IUCN का जो कैंटन मिलर अवार्ड था वो इस साल किसको दिया गया है? डॉक्टर सोनाली घोष को, ठीक है। डॉक्टर सोनाली घोष कौन है? ये काजीरंगा नेशनल पार्क की डायरेक्टर हैं, और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है? असम में, ठीक है। आपको एक होमवर्क है, आपको बताना है कि जो IUCN है इसको ज्वाइन करने वाला लेटेस्ट नेशन हाल ही में कौन सा बना है। आप लोग अपने जवाब कमेंट में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। किस देश ने अपने 54वें स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अभियान वॉक टू मार्स शुरू किया है? कौन सी कंट्री है जिसने अपना नेशनल कैंपेन वॉक टू मार्स को हाल ही में लॉन्च किया ऑन द ओकेजन ऑफ इट्स 54th फाउंडेशन डे? तो अपना 54वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में, और इन्होंने हाल ही में वॉक टू मार्स नाम का अपना नेशनल कैंपेन शुरू किया है, ठीक है। आइए देखते हैं इसके बारे में। संयुक्त अरब अमीरात ने अपने 54वें स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अभियान वॉक टू मार्स को शुरू किया। उद्देश्य क्या है? लोगों को पैदल चलकर, साइकिल चलाकर या तैरकर सामूहिक रूप से मिलियन किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसके अंतर्गत प्रतिभागियों को पृथ्वी से मंगल ग्रह तक की करीब 5 करोड़ 40 लाख किलोमीटर की समान दूरी तक पैदल चलने, साइकिल चलाने या तैरने का आग्रह किया गया था, ठीक है। इस इवेंट के लिए विषय क्या था? हर कदम महत्वपूर्ण है, यानी एवरी स्टेप काउंट्स। और संयुक्त अरब अमीरात जो है वो 2 दिसंबर 2025 को अपना 54वां स्थापना दिवस मनाएगा। ये फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, UAE, ओके। यहाँ पे हमने बात करी है यूनाइटेड अरब अमीरात की, तो चलिए हम इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। एशिया महाद्वीप में ये स्थित है और इसकी राजधानी है अबू धाबी। करेंसी यहाँ पे कौन सी चलती है? तो UAE दिरहम। राष्ट्रपति यहाँ पर हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। UAE के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय है।
दुनिया की सबसे ऊंची इमारत जो कि है बुर्ज खलीफा, इसकी ऊंचाई है 829.8 मीटर। ये भी यूएई देश के दुबई शहर में स्थित है। ठीक है, आप यहाँ पर लोकेशन भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका यूएई लोकेटेड है, यहाँ पर आपकी इंडिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है 43वें यूनेस्को महासम्मेलन के दौरान किस देश को 2025 से 29 की अवधि के लिए यूनेस्को की मानव और जीव मंडल परिषद का सदस्य चुना गया है? तो 43rd यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस हाल ही में कंडक्ट हुई है। आपको बताना है कौन सी कंट्री है जिसको कि इसमें मेंबर चुना गया है यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर काउंसिल में, कब से कब तक के लिए, 2025 से लेकर 2029 तक के लिए। करेक्ट आंसर यहाँ पे है ए ऑप्शन, ओमान। ठीक है, ओमान को चूज किया गया है। तो ओमान को 2025 से 29 अवधि के लिए यूनेस्को एमएबी परिषद का सदस्य चुन लिया गया। ये चुनाव यूनेस्को के 43वें महासम्मेलन में समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है और परिषद के सदस्यों का चुनाव जो है वो 4 साल की अवधि के लिए किया जाता है। ठीक है, यूनेस्को का मानव और जीव मंडल कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1971 में और उद्देश्य है लोगों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों को बेहतर बनाना। ओके, करेक्ट आंसर यहाँ पे है ए ऑप्शन, ओमान। ओमान के साथ इंडिया कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करता है, आइए रिवाइज कर लेते हैं। ओमान के साथ फर्स्ट एक्सरसाइज हम करते हैं अल नजा, जो कि हाल ही में हुई थी। इसके बाद हम करते हैं नसीम अल बहर। ठीक है, नसीम अल बहर भी इंडिया ओमान के साथ में कंडक्ट करता है। और तीसरी यहाँ पर है ईस्टर्न ब्रिज। ये तीनों एक्सरसाइज जो हैं वो इंडिया ओमान के साथ में करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है नवंबर 2025 में भारतीय सेना ने अगली पीढ़ी के युद्ध और युद्ध की तैयारी का प्रदर्शन करने के लिए जैसलमेर में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो इंडियन आर्मी ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया जैसलमेर में, किस लिए? टू डेमोन्स्ट्रेट नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर एंड कॉम्बैट रेडीनेस। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑपरेशन अखंड प्रहार। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेशन अखंड प्रहार को लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने, कहाँ पर? जैसलमेर में। तो जैसलमेर राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में भारतीय सेना ने ऑपरेशन अखंड प्रहार का सफल आयोजन किया। ऑपरेशन अखंड प्रहार भारतीय सेना का एक बहुक्षेत्रीय युद्धाभ्यास है जिसका उद्देश्य है भूमि, वायु और तकनीकी मोर्चों पर एक साथ तालमेल बनाकर लड़ाई की क्षमता को प्रमाणित करना। यह अभ्यास सदर्न कमांड के तहत और त्रिसेवा अभ्यास त्रिशूल का महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसमें भारतीय वायुसेना ने भी प्रमुख भूमिका निभाई थी। अखंड प्रहार युद्धाभ्यास में भारतीय सेना की नई रुद्र ब्रिगेड ने पहली बार हिस्सा लिया। ये ब्रिगेड खासतौर पर तेजी से जवाब देने के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन अखंड प्रहार को लॉन्च किया जैसलमेर में। ओके, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऑपरेशन अखंड प्रहार को इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है या फिर इंडियन नेवी ने या फिर इंडियन एयरफोर्स ने या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पर इंडियन आर्मी ने। लोकेशन भी याद रखिएगा, राजस्थान के जैसलमेर में। ठीक है, इसी तरह पिछले दिनों एक एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम है विनबैक्स। ठीक है, और आपको बताना है कि विनबैक्स जो है वो कौन से दो देश के बीच के एक्सरसाइज का नाम है, तो इंडिया और वियतनाम। और इस साल इसके लिए वेन्यू कौन सी जगह थी, तो वियतनाम का हनोई। ठीक है, वियतनाम के हनोई में इस एक्सरसाइज को हाल ही में हमने नवंबर में कंडक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 11 है नवंबर 2025 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों की MOP 37 बैठक कहां पर आयोजित हुई है? MOP 37 मीटिंग ऑफ द पार्टीज टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहां पर कंडक्ट की गई है? केन्या के नायरोबी शहर में। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों की 3 से लेकर 7 नवंबर तक केन्या के नायरोबी स्थित UNEP के मुख्यालय में आयोजित हुई है। ये बैठक ओजोन परत और जलवायु परिवर्तन दोनों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण थी। ठीक है, MOP 36 के पक्षकारों की 36वीं बैठक जो है वो 28 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक हुई थी। कहाँ पर? थाईलैंड के बैंकॉक में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से आप क्या समझते हैं? तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षरित किया गया था और ये 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुई। मुख्य उद्देश्य था ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों जैसे कि आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, इनके उत्पादन और उपयोग को धीरे धीरे समाप्त करके ओजोन परत की सुरक्षा करना। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है केन्या का नायरोबी शहर और यहीं पर यूनेप का हेडक्वार्टर भी लोकेटेड है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का। ठीक है, सिमिलरली हमने पीछे बात करी अभी रिवीजन में COP 32 की। COP 32 कहाँ पर होगा? एथियोपिया देश में होगा। ठीक है, और COP 31 के बारे में मैंने आपको बताया कि अभी इसके मेज़बान देश जो है वो डिसाइडेड नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और टर्की अभी इसमें बिड कर रहे हैं और COP 30 हमने देखा था कहाँ पर हुआ है? ब्राज़ील के बेलेम शहर में। ओके, इसी के साथ आज का आखिरी प्रश्न है नवंबर 2025 में वैश्विक पर्यावरण पुरस्कार अर्थ शॉर्ट पुरस्कार 2025 कितनी श्रेणियों में प्रदान किया गया है? तो ग्लोबल एनवायरमेंटल अवार्ड जिसका नाम है अर्थ शॉर्ट प्राइज 2025, ये टोटल 5 कैटेगरीज में दिया जाता है। ठीक है,
तो अर्थशॉर्ट पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2020 में ब्रिटेन के प्रिंस विलियम, रॉयल फाउंडेशन और डेविड एटनबरो ने की थी। ये पुरस्कार वर्ष 2021 से 30 तक हर साल 5 विजेताओं को दिया जाता है। 2025 में इन पुरस्कारों की घोषणा जो है वो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुई है। ठीक है, पुरस्कार के विजेता देख लेते हैं। पहला है री ग्रीन ऊर्जा, कुशल समाधान प्रदान करने वाली एक टीम थी, इसको अवार्ड मिला। दूसरा है बोगोटा शहर, वायु गुणवत्ता में सुधार और प्रदूषण को कम करने के लिए नई पहल करने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। फिर है हाई सीज ट्रीटी, समुद्री जीवन और महासागरों की रक्षा के लिए वैश्विक संधि है ये। लागोस फैशन वीक, टिकाऊ और नैतिक फैशन को बढ़ावा देने के लिए इनको मिला है। फ्रेंडशिप, बांग्लादेश में जलवायु परिवर्तन और गरीबी से निपटने के लिए एक गैर लाभकारी संगठन है, इसको भी अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ग्लोबल एनवायरमेंटल अवार्ड जो कि है अर्थशॉर्ट प्राइज, ये टोटल 5 कैटेगरीज में दिया जाता है। ओके, इसका इवेंट कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स थे आज के। आई रियली होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। हमेशा की तरह हम लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। आज का पहला क्वेश्चन है, किस महिला ओडीआई क्रिकेट विश्व कप विजेता खिलाड़ी को हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? दूसरा प्रश्न है, संकटग्रस्त ऑलिव रिडली कछुओं के संरक्षण और तटीय मछुआरा समुदायों का समर्थन करने के लिए किस एप्लीकेशन ने टेक फॉर नेचर पुरस्कार को जीता है? और तीसरा प्रश्न है, नवंबर 2025 में वैश्विक पर्यावरण पुरस्कार जिसका नाम है अर्थशॉर्ट पुरस्कार 2025, ये कितनी श्रेणियों में प्रदान किया गया? ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी क्लास यहाँ पर वाइंड अप होती है। आपको क्लास कैसी लगी आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही अगर इसमें आपको लगता है कुछ इंप्रूव होना चाहिए तो आप अपना व्यू भी कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेके मई यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।